हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें हम तीसरे लेक्चर को लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। यानी कि हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जो हमारे पास पूरा समूह होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उन्हें हम कितने तरीके से कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम कितने तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप सब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा, वहां पर मैं आप सबको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और वो हमारे पास पहला लेक्चर था इस प्लेलिस्ट में। तो बिना देरी किए आइए चलते अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आई होप आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो अब क्या करिएगा, अपने नोटबुक को और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ ही ईयरफोन भी लगा लीजिए जिससे आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिए। अब चलो हम टॉपिक को एक एक करके समझना शुरू करते हैं बेसिक तरीके से, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि मैं ऐसे ही समझाता भी हूं। ठीक है, और अगर आप लोगों को सीधे नोट्स बनाना है तो आप लोग वीडियो से बनाते रहिए, और अगर आप लोगों को पीडीएफ से नोट बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। पिछले क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल चुके होंगे। आई होप आप लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। तो अब चलो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। अब आप लोग बीच में हेडिंग डाल दीजिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोगों ने लिख लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अब हम आप लोगों को कह रहे हैं कि अपने नोटबुक के बीचों बीच हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें ध्यान से देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, यानी कि उनको क्लासिफाइड करते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि किसी भी जो ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसे हम कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो ही तरीके का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो यहां पर लिख लीजिए, आप लोगों को यहां पर लिखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के केवल और केवल यहां पर आपको दो ही प्रकार के क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो क्लासिफिकेशन आता है उसका नाम है, आप लोग साथ ही साथ जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। जैसा कि आप लोगों को नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा, स्वीटनेस के आधार पर, यानी कि उनके मिठास के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये हो गया हमारे पास दो तरीके से क्लासिफिकेशन। वैसे तो मैं जैसा कि पहले भी कहा कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो समूह होता है उसे हम कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला मैं ओरली समझा देता हूं ऐसे तरीके से। देखो, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन देखा गया था
तो उसमें एक जगह आप लोगों ने देखा था कि एल्डिहाइड है, दूसरी जगह पर आप लोगों ने देखा था कीटोन था। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन थे ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप थे, तो हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा हो गया स्वीटनेस के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के आधार पर भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या वो रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे, इन पर भी हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही एक दो और तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो चलो जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि हम सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश ही पढ़ेंगे, हमें हिंदी नहीं पढ़ना है। अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ नंबर कट जाए, तो इस वजह से इन बातों को ध्यान में रखना। फर्स्ट सेमेस्टर तक हम हिंदी पढ़ सकते थे, कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं हो सकता, नंबर कटने शुरू हो सकते हैं। इस आप लोगों को इन बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं कि स्वीटनेस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को जब क्लासिफाइड किया गया तो इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आए हैं, इनके बारे में अब हम चलो पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरीके से क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, यानी कि मिठास के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को बांट रहे हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं अभी चलो हम आगे बात करते हैं। देखो यहां पर मैं फिर से इस बात को रिकवर कर देता हूं, यानी कि दोहरा देता हूं। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर उन्हें हम स्वीटनेस के आधार पर क्लासिफाइड कर रहे हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्वीटनेस के आधार पर क्लासिफाइड कर रहे हैं तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एक होते हैं जो शुगर कैटेगरी में आते हैं यानी कि मीठे, और एक होते हैं नॉन शुगर यानी कि जो मीठे नहीं होते, ठीक है। तो अब इसके बारे में यहां पर हम बताते हैं। वैसे एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, ये सभी चीजें जो यहां पर लिखवाई जा रही हैं ये बहुत ही डिटेल चीजें लिखवाई जा रही हैं और ये किसी एक बुक में आपको नहीं मिलने वाला। मैं कई सारे बुकों को याद करता हूं, पढ़ता हूं, तो उसे समझने के बाद ही मैं आप सबको समझाता भी हूं। आप लोग किसी एक बुक को उठाएंगे तो कभी ये पूरा डिटेल नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को ध्यान से समझो, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर हम इसमें कुछ लिखना चाहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं। इसमें आप लोग साथ ही साथ अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखते चलिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ their sweetness carbohydrates are classified in टू पार्ट्स, टू ग्रुप्स लिख लीजिए, ठीक है। टू ग्रुप मत लिखिए, यहां पार्ट्स लिख दीजिए, टू पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं यहां पर अब आप लोगों को बताना है कि पहला पार्ट जो है यानी कि ए लिखिए और यहां पर आप लोगों को लिखना है कि शुगर है, ठीक है, शुगर। और दूसरा यानी कि बी पार्ट जो आता है उसे हम लिखेंगे नॉन शुगर, ठीक है। ये इतनी बातें हमें समझ में आई कि जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीटनेस के आधार पर अगर क्लासिफाइड किए जा रहे हैं तो वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। वही हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अभी क्लासिफिकेशन स्वीटनेस के आधार पर, लेकिन इसमें अभी और क्लासिफिकेशन किए जाने बाकी हैं। तो चलो अब हम उनके बारे में भी आप सबको बताते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का दो प्रकार से। एक बात यह भी नोट करते हुए चलिए, आप लोग रफ कॉपी में जरूर लिखते हुए चलिएगा, अदरवाइज अब आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे तो रफ कॉपी में जरूर नोट करिएगा
और अपने नोट्स को बना रहे हैं साथ ही साथ, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो, जब हमने स्वीटनेस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो प्रकार से बांटा, शुगर और नॉन शुगर, तो शुगर के अंतर्गत भी दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक होता है मोनोसैकेराइड और दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ओलिगोसैकेराइड के बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले मोनोसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को एक बात मैं और भी बता देता हूं, अगर आप लोग इन चीजों से, वैसे तो कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं हर एक चीज को तो डिटेल में लिखवा भी रहा हूं, अगर आप लोग साथ ही साथ लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात ही करते हैं। देखो, जब हम शुगर के अंतर्गत आए मोनोसैकेराइड, तो यहां पर मैं आप सबको समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। देखो, जो हमारे पास मोनोसैकेराइड, ठीक है, यहां पर हमारे पास लिखा गया है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। तो अब यहां पर ध्यान से देखा, जो हमारे पास मोनो लिखा हुआ है, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो मोनो का अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है दो, ऐसे ही पॉली का अर्थ होता है दो से अधिक। ठीक है, तो मोनो का अर्थ हुआ एक, और जो सैकेराइड्स है, ये सैकेराइड बेसिकली एक लैटिन भाषा का शब्द है जो यह बताता है कि सैकेराइड्स का अर्थ होता है सुगर। क्या होता है? सुगर, यानी कि एक ऐसा सुगर जिसमें केवल और केवल एक ही सुगर हो, यानी कि एक ऐसा सुगर या फिर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही यूनिट हो, उससे ज्यादा यूनिट ना हो या फिर उससे कम यूनिट ना हो, यानी कि एक ऐसा यूनिट हो जिसे हम अब तोड़कर उससे छोटा यूनिट हम प्राप्त ही ना कर सकें। तो इस प्रकार के यूनिट को या इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब इस कार्बोहाइड्रेट को हम कितना भी तोड़ना चाहें यह ना टूट सके, तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ही हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। इतनी बातें क्लियर हुई? बहुत ही बेसिक सी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हाई लेवल पर जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक पर आऊं कि मान लो कि ये हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, अब इस कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ ही ना सके, यही सबसे छोटा यूनिट हो, इससे छोटा यूनिट हम कार्बोहाइड्रेट का प्राप्त ही ना कर सके, तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ही हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास डिफिनीशन है वो आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल पर बात करें तो चलो अब हम इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं, और शुगर के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार का है ओलिगोसैकेराइड, उस पर भी हम चलो बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास मोनोसैकेराइड का डिफिनीशन। यहां पर क्या कहता है इसके बारे में देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मोनोसैकेराइड होते हैं, वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो सिंगल यूनिट से बना होता है, और अगर कोई भी यूनिट सिंगल है तो उसे हम तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार के दैट यहां पर लिखा हुआ दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को हम तोड़ ही नहीं सकते, तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो अगर मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल पर बात किया जाए तो इसमें एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, अब आप लोग को डिफिनीशन के नीचे लिख देना है एग्जाम्पल, और इसमें लिखना है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और एग्जाम्पल्स ऑफ, या फिर ऐसे लिख दीजिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अगर मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं तो इसमें हम दिखा भी सकते हैं कि अगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं C6H
12O6। ठीक है, अब यहां पर कहा था डिफिनीशन में कि ऐसे मॉलिक्यूल जो भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस होने पर, हाइड्रोलिसिस होने का क्या मतलब है कि H2O लगाने पर और इसमें जो H2O की मात्रा है वो थोड़ा अम्लीय होता है, यानी कि H+ होता है। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता, यानी कि नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ही हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। आई थिंक अब आप सबको मोनोसैकेराइड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि मोनोसैकेराइड जो भी सैकेराइड होते हैं वो एक सिंगल यूनिट से बना होता है और इस सैकेराइड को हम हाइड्रोलिसिस करने पर तोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ही हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। इसमें एग्जांपल्स आते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और इसमें हमारे पास रिएक्शन के तौर पर यहां पर दिखा भी दिया गया है, और यही फार्मूला हमारे पास ग्लूकोज का भी होता है और फ्रक्टोज का भी होता है। तो यहां से हमने समझा कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। अब चलो हम बात कर लेते हैं शुगर के अंतर्गत दूसरे पार्ट पर, यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसका क्या डिफिनीशन है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या एग्जाम्पल है, इनके बारे में भी चलिए समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। तो ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो बेसिकली 2 यूनिट से बना होता है। मैंने क्या कहा कि जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट से बना होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर 2 यूनिट से बना है, मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट से एक सैकेराइड बना है, तो उसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड। क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड। लेकिन अगर कोई भी सैकेराइड 2 से अधिक यूनिट से बना हो, यानी कि 2 से अधिक कणों से मिलकर बन जाए, तो उस प्रकार के, यानी कि 2 से लेकर 10 तक के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो, तो इस प्रकार के सैकेराइड को ही हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये बात ध्यान में रखना कि जो मोनोसैकेराइड था उसमें केवल एक ही यूनिट था, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड होता है, यहां पर लिखा भी हुआ है, हमने लिख भी दिया इसके डिफिनीशन के बारे में कि दे आर मेड ऑफ 2 to 10 यूनिट्स, यानी कि ये 2 से लेकर 10 यूनिट्स से बने होते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार के सैकेराइड को ही हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर 2 ही केवल यूनिट्स हो तो उस प्रकार के सैकेराइड को हम क्या कहेंगे? 1 यूनिट था तो मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट है तो डाइसैकेराइड, 3 यूनिट है तो ट्राइसैकेराइड। तो ऐसे ही करके हम 10 अप टू 10 तक जा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक प्रकार से लिया है कि डाइसैकेराइड किसे कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इफ एनी ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन 2 यूनिट्स, केवल और केवल 2 ही यूनिट्स कंटेन करें। यहां पर लिखा हुआ है 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सैकेराइड है, कोई भी ओलिगोसैकेराइड है और वो केवल 2 ही यूनिट्स को कंटेन कर रहा हो, मोनोसैकेराइड के केवल 2 ही यूनिट को कंटेन कर रहा हो, तो इस प्रकार के सैकेराइड को हम कहेंगे डाइसैकेराइड। यहां पर मैंने गलती लिख दिया है, यहां पर हम कहेंगे इसे डाइसैकेराइड, DI, डाइसैकेराइड, इसे करीब लिखेंगे डाइसैकेराइड। ठीक है, और अगर यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि इफ एनी ओलिगोसैकेराइड कंटेन्स 3 यूनिट्स, इस 2 को यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, देन दिस ओलिगोसैकेराइड इज कॉल्ड एज ट्राइसैकेराइड्स। ये बातें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, इसे मैं इरेज करता हूं,
ठीक है, आई होप आप सब नोट कर दिए होंगे। ठीक है, अब चलो यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेता हूं। इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो यहां पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख दीजिए सुगर या फिर सुक्रोज। ठीक है, सुगर, सुगर में हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है मैं आप सबको बता भी चुका हूं, C12H22O11। अब अगर हम सुगर को हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने का क्या मतलब हुआ कि इस पर हम H2O का रिएक्शन कराते हैं, यानी कि H2O से रिएक्शन कराते हैं और इसमें H प्लस की उपस्थिति में यानी कि अम्लीय तरीके से गुजार रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इस सुगर का, तो ये दो पार्ट्स में टूटता है। एक में बदलता है C6H12O6 और दूसरा भी बनता है C6H12O6। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो C6H12O6 होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, ये बातें हमने पढ़ा है। तो जो भी हमारे पास यहां पर एक को हम कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरे को हम कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखना कि अगर हमने बताया था मोनोसैकेराइड को याद करिए, मोनोसैकेराइड में हमने कहा था कि एक ही यूनिट से बना होता है मोनोसैकेराइड, तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, जिसमें एग्जांपल हमने दिया था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि एक ऐसा भी सैकेराइड है जो दो यूनिट से बना है, जो मोनोसैकेराइड के दो यूनिट से मिलकर बना है, यानी कि एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहां पर हमारे पास एक नए प्रकार का सैकेराइड मिल रहा है, यानी कि दो यूनिट से मिलकर बन रहा है। तो इस प्रकार के सैकेराइड को हम कहेंगे डाइसैकेराइड। लेकिन जो डाइसैकेराइड होता है वो भी हमारे पास ओलिगोसैकेराइड में ही आता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने समझ लिया कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ये शुगर का पार्ट था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, यानी कि नॉन शुगर के बारे में। तो नॉन शुगर में हमें पढ़ना है कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। एक्चुअली पॉलीसैकेराइड्स को एक तरीके से अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा यूनिट या फिर एक ऐसा सैकेराइड या एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें यूनिट्स की संख्या जो है, मोनोसैकेराइड की संख्या जो है वो 10 से ज्यादा होती है, तो उसे ही हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इसमें हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचा हूं, उसको समझाने के तौर पर मैं यूज करता हूं। देखो, जैसा कि आप सभी ने लड्डू देखा होगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे मोतीचूर हो या फिर वगैरह जिसकी भी चीज का लड्डू हो, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पर बुनिया कहा जाता है, कई जगहों पर नुक्ती कहा जाता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे नुक्तियों से मिलकर एक लड्डू बना होता है। तो जो एक नुक्ति होता है, यानी कि एक बुनिया जो होता है, कह सकते हैं हम, हमारी लैंग्वेज में नुक्ति कहा जाता है, तो नुक्ति कह रहे हैं। जो एक नुक्ति होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल मत करिएगा, यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को मोनोसैकेराइड के बारे में समझना है तो समझने के लिए ऐसे एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझा रहा हूं कि अगर एक नुक्ति देख रहे हैं तो वो मोनोसैकेराइड है, और अगर 2 से अधिक और 10 से कम नुक्तियों को एक साथ मिला दिया जाए, ऐसे करके लड्डू जैसे बनाया जाता है ना, तो 2 से अधिक और 10 से कम नुक्तियों को एक साथ मिलाकर लड्डू बनाया जाए तो वो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहां पर सुनो, अगर हम 10 से अधिक नुक्तियों को ले रहे हैं, चाहे वह 11 नुक्ति हो या फिर 100 नुक्ति हो, अगर उसे हम मिलाकर एक लड्डू बना रहे हैं तो वह जो कंपाउंड होगा या फिर वह जो सैकेराइड कहलाएगा वह कहलाएगा पॉलीसैकेराइड। कैसा सैकेराइड? पॉलीसैकेराइड।
तो ये एक तरीके से मेरे दिमाग में अभी एग्जाम्पल आया था, तो मैं सोचा कि ऐसे करते हुए अगर हम समझाएंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अब देखो, अगर हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड है, तो ओलिगोसैकेराइड में मैंने आप सबको बताया था कि एक होता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ऐसे ही हम 10 सैकेराइड तक जा सकते हैं। तो जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड होता है, तो उसमें अगर हमें डाइसैकेराइड को समझना है, तो अगर हम दो नुक्ती को ले रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं, तो उससे बना जो सैकेराइड होगा वो डाइसैकेराइड कहलाएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट में, जो जितना भी कठिन कॉन्सेप्ट होता है उसे बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट में मैंने ऐसे तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो अब हम चलो समझ लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन कहता है कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, यानी कि दे कंटेन्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, यानी कि जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स को कंटेन किए हुए होते हैं। 10 से अधिक, ये बात ध्यान में रखना। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बात किया जाए तो यहां पर एक एग्जाम्पल बन जाएगा हमारे पास कि C6H10O5, ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए N, और प्लस में इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो H2O से रिएक्शन भी कराएंगे, इसको भी N टाइम्स ले रहे हैं, और इसे हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च, ठीक है, STARCH, स्टार्च। तो अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं इससे, यानी कि जल से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी कि जल अपघटन करा रहे हैं अगर हिंदी में कहें तो यहां पर हम H का H प्लस लेंगे, यानी कि हम इसका क्या कर रहे हैं, अम्लीय जल से अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा NC6H12O6, यही हमें प्राप्त होगा, और इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर इसे समझाने के लिए मैं एक तरीके से कहूं तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास है N सैकेराइड्स, यानी कि जो स्टार्च में है वह N टाइम्स है। लेकिन अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ये आप सबको मैंने बताया भी था। तो अगर ग्लूकोज में N मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं, यानी क्या है, नंबर को बता रहा है कि वो 10 है, 11 है, 12 है, 100 है, 1000 है, ये नंबर को बता रहा है कि अगर हमारे पास ग्लूकोज की संख्या 100 है तो यहां पर जो स्टार्च की संख्या है वो भी 100 है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि 100 ग्लूकोज की सहायता से एक स्टार्च का निर्माण हुआ है। ये इसका लिए एक फार्मूला हो गया, मतलब कि पॉलीसैकेराइड को समझने के लिए एक बेसिक सा तरीका हो गया। और आई थिंक अब आप सबको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल ले लिया लड्डू का भी। ठीक है, अब तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो में क्या क्या समझ लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार से किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक क्लासिफिकेशन था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है स्वीटनेस के आधार पर। तो स्वीटनेस के आधार पर हमने देखा एक शुगर होता है, एक नॉन शुगर होता है। शुगर के अंतर्गत दो पार्ट्स थे, एक था मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, और जो नॉन शुगर था उसके अंतर्गत एक ही क्लासिफिकेशन था जो पॉलीसैकेराइड। तो इनके बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो अब अगले वीडियो में हम दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे, जिसमें है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग सैकेराइड क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग सैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सैकेराइड्स का मतलब मैंने आप सबको बताया ही शुगर ही है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया है या नहीं आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं कमेंट करना तो आप एक थैंक यू का नोट ही दे दीजिए, वही मेरे लिए काफी है। और सेकंड सेमेस्टर के वीडियोज अब आप सबके शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के पास जरूर शेयर करिए, जिससे वह भी इस वीडियो को देखकर समझ सके कि हाँ, हम सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।